नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं अनिवार्य हिंदी आरोह के पद्य खंड से दुष्यंत कुमार की गज़लें। साहित्यिक परिचय में आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आइए एक खास मनस्थिति से लिखी गई गज़लें, जिनमें से 5-7 गज़लें यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में हैं। ये गज़लें दुष्यंत कुमार ने तब लिखी है जब आज़ादी के बाद भी देशवासी खुशहाल नहीं हुए। क्या सपना देखा था कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति होगी तो हमारे देश का जन जन खुशहाल होगा, हर घर में खुशियाँ होगी, रोशनी होगी, सबको उनके अधिकार मिलेंगे, क्योंकि लोग अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त हुए हैं। लोगों ने आज़ादी के लिए काफ़ी जश्न मनाया, खूब हर्षोल्लास के साथ। आज भी हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा संविधान लागू हो गया है, पर क्या संविधान वास्तव में अपने पूरी शर्तें पूरी कर रहा है? कहीं ना कहीं सच्चाई ये है कि आज भी लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। दुष्यंत कुमार की ये गज़लें आज भी प्रासंगिक हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं दुष्यंत कुमार अपनी पहली गज़ल में। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। देखते हैं पहली गज़ल क्या है। कहाँ तो तय था, तय मतलब निश्चित था, चरागा मतलब दीपक, हर एक घर के लिए। दीपक यहाँ पर खुशियों का प्रतीक है, रोशनी का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है। कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अरे हर एक घर में दीपक जलना चाहिए था। घर की तो बात छोड़िए, एक शहर के लिए एक चराग भी हिस्से में नहीं आया। क्या कहना चाहते हैं दुष्यंत कुमार? आप भी कुछ सोचें, समझें, कल्पना करें। दुष्यंत कुमार ये कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सब लोगों ने के मन में ये निश्चय किया था कि अब आज़ादी मिल गई है, अब हमें हमारे अधिकार मिलेंगे, हर घर रोशनी होगी, हर घर खुशहाल होगा। किंतु यहाँ तो घर छोड़कर शहर भी खुशहाल नहीं है। हमें व्यक्तिगत लाभ मिलना तो दूर रहा, यहाँ तो शहरों के विकास भी नहीं हो पा रहे हैं। इस प्रकार से दुष्यंत कुमार ने राजनेताओं के दोगले व्यवहार, खोखली राजनीति, वोटों की राजनीति की सच्चाई को कहीं ना कहीं अभिव्यक्त किया है कि आज हमारे जो देश के शासक और प्रशासक हैं, जो देश की सत्ता जिनके हाथों में सुरक्षित हैं, वे देश के लिए कितना कर रहे हैं और स्वयं के लिए कितना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सच्चाई, ये दर्द, ये पीड़ा, आम जन का दर्द इन गज़लों में छुपा हुआ है कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। संक्षिप्त रूप से अगर मैं कहना, मयस्सर शब्द का मतलब होता है उपलब्ध, ठीक है, कि एक चिराग एक शहर के लिए भी उपलब्ध नहीं है। जबकि आज़ादी के बाद तो ये तय किया गया था कि हर घर में खुशहाली होगी, तो आज भी लोग उनके अधिकारों से वंचित हैं। ये कवि, ये गज़लकार इसमें कहना चाहते हैं। अगली गज़ल देखिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, विरोधाभास अलंकार इसमें। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दरख्त शब्द का मतलब होता है पेड़, और पेड़ के तले अगर उनके साए में धूप लगना अपने आप में एक विरोधाभास है, क्योंकि भला पेड़ के नीचे धूप कैसे लग सकती है। तो यहाँ जो दरख्त पर जो प्रतीक है, वो प्रतीक है हमारे शासन व्यवस्था का, और जिस शासन के अधीन हम हैं उस शासन के अधीन हमें धूप लगती है। छाया मिलने की अपेक्षा थी, उसके बजाय धूप लग रही है, कष्ट मिल रहा है। कहाँ तो मतलब उम्मीद थी कि जब हमारी जनता के लिए जो शासन होगा, जनता के द्वारा शासन होगा, ये हमारे संविधान की परिभाषा है, लोकतंत्र की परिभाषा है। तो इस लोकतंत्र की परिभाषा की कहाँ पालना हो रही है? शासन जनता के हाथों में कहाँ रहा? शासन तो कुछ राजनेताओं के हाथों में सुरक्षित हो गया है। उन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। तो यहाँ लोग अपनी ही शासन व्यवस्था के अधीन होते हुए भी कष्ट भोग रहे हैं।
कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं उनकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। 2 जून की रोटी लोगों को नसीब नहीं हो पा रही है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज करोड़ों भिखारी किसी मंदिर, मस्जिद, चौराहों पर या फुटपाथों पर आपको भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। तो ये क्या है? ये गरीबी है, ये बदहाल है, ये दुर्दशा है देश की। कहाँ सुधार हुआ हमारी शासन व्यवस्था के अंतर्गत भी? आज़ादी के बाद भी जो बदलना चाहिए था, जो कायापलट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। आज भी लोग अपनी ही शासन व्यवस्था के अंतर्गत या उसके अधीन रहकर कष्ट भोग रहे हैं। तभी तो कहते हैं दुष्यंत कुमार कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। अरे यहाँ तो पेड़ के तले भी धूप लग रही है। अर्थात हमारी शासन व्यवस्था के अधीन होते हुए भी हमारे ही चुने हुए सत्ताधिकारियों के द्वारा, सत्ताधीशों के द्वारा शासन चलाया जा रहा है, किंतु फिर भी यहाँ का आमजन दुखी है। दलित, गरीब, असहाय, पीड़ित लोग आज कष्ट भोग रहे हैं। तो फिर क्या करें? तो फिर ऐसे देश में रहने से क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है? यहाँ पर कवि का आक्रोश फूटा है। तो फिर क्यों न इस देश को छोड़कर कहीं उम्र भर के लिए निकल चलें, अर्थात हम इस देश का ही परित्याग कर दें, इस भूमि को ही छोड़कर कहीं और चले जाएं। फिर हमारी जन्मभूमि का जो अर्थ है कि हम जन्मभूमि पर, हमारी देश की ऐसी जन्मभूमि, भले ही हमें गर्व है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, किंतु वह स्वर्ग ही किस काम का जहाँ पर नरक के समान कष्ट मिले। तो फिर ऐसे स्वर्ग को तो छोड़ देने में ही लाभ है। तो कहीं न कहीं इसमें कवि का आक्रोश फूटा है। कवि इस देश की धरा को छोड़कर कहीं और चलकर बसने की बात कर रहा है। तो यह आक्रोश किसके प्रति है? यह आक्रोश है सत्ताधीशों के खिलाफ, उनके प्रति है। कि यह आक्रोश क्यों है? क्योंकि सत्ताधीश सच्चे जनसेवक नहीं रहे हैं। वो अपने कोष भरने लग गए हैं, अपने स्वार्थ की राजनीति में लीन हो गए हैं। तो यही गज़लकार का फर्ज उसने पूरा किया है। तीसरी गज़ल देखिए कि ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि तीसरी गज़ल में, जब प्रथम 2 गज़लों में जहाँ कवि का आक्रोश सरकार के प्रति फूटा है, वहीं तीसरी गज़ल में कवि ने कहीं न कहीं जनता को भी दोषी बताया है। तीसरी गज़ल में हम देखेंगे, जैसे कि आपने एक लोकोक्ति सुनी होगी कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। किंतु ये भी तो सत्य है, यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा होगी वैसे राजा हो जाएंगे। कहीं न कहीं प्रजा भी तो सत्ता के अनुकूल हो गई है। जब हम तीसरी गज़ल को पढ़ेंगे तब हमें लगेगा कि हमें अधिकार खोकर नहीं बैठना चाहिए, और जो लोग अपने अधिकार खोकर बैठ जाते हैं, उनका विरोध नहीं करते, अपने हक के लिए नहीं लड़ते, वे लोग ही तो ऐसी सत्ताओं के अनुकूल हो चुके हैं। तो कहा भी गया है कि अधिकार खोकर बैठे रहना महान कायरता है, और कायरता तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जीते जी मर जाना है, ये भी क्या जीना है, सिर्फ आंसू पीना है। महाकवि निराला कहते हैं कि योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। कविता की पंक्तियाँ मिलती है कि स्वत्व मांगने से न मिले तो लड़के, और लड़के न मिले तो मर के लेना चाहिए। कहीं न कहीं वही भाव इस गज़ल में अभिव्यक्त हुआ है। कवि कहता है कि ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। अगर पहनने के लिए लोगों को कमीज़ न मिले, यहाँ पर कमीज़, ध्यान देना, यहाँ अधिकारों का प्रतीक है, तो लोगों को यदि कमीज़ नहीं मिल रही है तो यहाँ के लोग भी ऐसे हैं कि पाँवों से ही पेट ढक लेंगे। अर्थात अपने अधिकारों को खोकर, अपने हक खोकर भी चुपचाप उपलब्ध संसाधनों में ही संतुष्ट रहकर जीवन जीने के लिए तैयार हैं। ऐसा संतोष भी किस काम का जिससे हमारा जीवन ही कष्टदायी हो जाए, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही न हो पाए। इसे संतोष नहीं अपितु कायरता ही कहा जाए तो अच्छा होगा। ये लोग कितने मुनासिब हैं। मुनासिब शब्द का अर्थ होता है अनुकूल, और इस सफ़र के लिए, यानी ऐसी सत्ता के लिए
जहाँ पर सत्ता ऐसी तानाशाही हो जाए या सत्ता सच्चे जनसेवक न रहे, तो फिर ऐसी सत्ताओं के लिए ये लोग भी अनुकूल हो जाते हैं। जब तक हम सत्ताओं के अनुकूल रहेंगे तो सत्ता इसी प्रकार से दीनहीन, गरीब और असहायों का शोषण करती रहेगी। तो व्यक्ति को अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, अपने अधिकारों को पाने का प्रयास करना चाहिए। ये संदेश या ये भाव कवि का इसमें अभिव्यक्त हुआ है। वही बात आ गई कि जितनी गोदड़ी हो उतने पैर फैलाने चाहिए। अरे नहीं, मेरा मानना ये है कि पैर तो पूरे ही फैलाने चाहिए, भले गोदड़ी को थोड़ा लंबा किया जाए। अपनी हैसियत को बढ़ाना चाहिए, और हैसियत, मेहनत, लगन, कर्म और अगर ज़रूरत पड़े तो आक्रोश के साथ विरोध भी करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये गज़लकार ने दोषी बताया है ऐसी व्यक्तियों को, ऐसी जनता को जो दीनहीन, असहाय रहकर जीवन जीना पसंद करते हैं, किंतु अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहते। तो जिस प्रकार से हमने निराला की एक कविता पढ़ी थी कि सिंहनी की गोद से छीन तारे शिशु कौन, और रहती भी क्या मौन, रहते प्राण रे अजान, एक मेष माता ही है, मेष माता मतलब भेड़, एक मेष माता ही है, छिनती जब संतान, तब अपने अभिशप्त जीवन पर तप्त आंसू बहाती है। अरे शेर अपनी सिंहनी अपनी संतान को खोते हुए नहीं देख सकती, किंतु भेड़ अपनी संतान खो जाने के बाद भी चुपचाप आंसू बहाती है।